तो सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक सियासी तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे मुसलमान, और मुसलमान कब तक बना रहेगा वोट बैंक। क्या मुसलमानों को डराकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है? क्योंकि कोई ये डराता है कि अगर आप इस पार्टी को वोट देंगे तो देखिए अगर वो इख्तियार में आ गए तो आपके साथ क्या किया जाएगा। दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि देखिए आपके साथ हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट की सियासत की गई, लेकिन आखिर आपके साथ किया कुछ नहीं गया। सवाल ये उठता है कि आखिर मुसलमानों के लिए किसने क्या किया और लगातार मुसलमान वोट बैंक ही सिर्फ क्यों बनता रहता है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं आनंद साहू साहब, बीजेपी के लीडर हैं। इसी के साथ ही मेरे साथ अरशद आजमी साहब, कांग्रेस के लीडर, लखनऊ से जुड़ गए हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और असद खान फलाई साहब मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आनंद साहू साहब, शुरुआत में आपसे करूंगी। आप ही के पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इसलिए मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। आप ये बताइए कि क्या यही एक क्राइटेरिया रह गया है किसी को टिकट देने का, नहीं देने का? और आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, आपकी तरफ से कहा गया था कि मुसलमानों ने पिछली बार बड़े पैमाने पर आपको वोट किया था। यूपी में जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी तो आपने कहा था कि बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन ने वोट दिया था, और आपके लीडर इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए बुशरा जी, आपने जो सवाल किया है किसी लीडर के बयान के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते रहे कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए वो काम कर रहे हैं और किसी भी जाति धर्म का उसमें कोई बात नहीं है। और उनको एक सवाल जब पूछा गया था कि आप लोग मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते जा, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब हमारे मुस्लिम भाई जब जीतने के लायक हो जाते हैं, जब पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करके जब नेता बनता है कोई, तो उसको देते हैं टिकट, और जब जीतने के लायक नहीं होगा तो उसको हम कैसे देंगे। तो उन्होंने एक बात और कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग करते हैं। आनंद साहब उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान तो हमें वोट करता ही नहीं है, हमें सपोर्ट, हम पे भरोसा नहीं करता। तो ये बताइए कि आप ये भरोसा मुसलमानों में जताने में आप नाकाम क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री मैं आपके लीडर की बात कर रही हूँ, आपके लीडर की बात कर, एमपी है वो, पूरे भारत में एमपी है वो। कितने हमारे एमपी हैं आपको पता है? तो आपकी पार्टी की लाइन ही ना, आपकी पार्टी की लाइन ही है ना वो। एमपी अगर कोई अपना निजी वक्तव्य को उसको पार्टी के साथ, पार्टी का वक्तव्य नहीं है वो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि मुसलमानों ने पिछले सरकार में बहुत वोट दिया। मैं कहता हूं इस बार और अधिक वोट देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उससे आंखें खुल गई लोगों की। सीएम रह चुके हैं और आप कह रहे हैं ऐसे तो पता नहीं कितने लीडर हैं हमारे। हमने, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये कह रही हूं कि वो कर्नाटक के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आपके एमपी हैं वो, उनका ये बयान है कि मुसलमान दरअसल हमें वोट नहीं देते हैं और उनका हमारे प्रति जो है उनका भरोसा नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर मुसलमानों का आपकी पार्टी में भरोसा क्यों नहीं? क्या किया है आपने ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पार्टी में पूरी भरोसा है। उसका 2-3 कारण है। देखिए, कांग्रेस ने विगत 60 साल में उनको इतना डराया कि अगर बीजेपी आ गई, अभी भी देखिए नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के बारे में जो चंद्रबाबू नायडू क्या बोल रहे हैं, जो कांग्रेस की भाषा है वो नायडू भी बोल रहे हैं। तो वो डराते हैं कि अगर प्रधानमंत्री फिर आ गए खा जाएंगे। और यही बात पहले भी बोलते थे। अभी देखिए 5 साल में एक दंगा नहीं, एक फसाद नहीं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, कोई घटना नहीं, दुर्घटना नहीं। भारत के अंदर केवल कश्मीर को छोड़ दें तो कहीं कोई घटना नहीं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि देखो हमने जो है विकास के लिए हमारे देश को जब रोटी कपड़ा मकान के नाम पर कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, दिया कुछ नहीं। आज जब प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट दिया है और स्किल डेवलपमेंट से लेकर जो काम किया है, मुसलमान लफ्ज तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये कहा जाता है कि हिंदू हिंदू हिंदू, ये 3-4 नहीं बल्कि अनगिनत बार इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को, लेकिन मुसलमान एक बार भी उनकी रैली में कहीं सुनाई नहीं देता है। फिर ये कैसा सबका साथ सबका विकास? आखिर पर किस तरह से मुसलमान बीजेपी पर भरोसा करें? एक बात आप बताइए जी,
अभी ये ट्रिपल तलाक का जो काम किए प्रधानमंत्री जी ने 2-2 बार लोकसभा में पास करके राज्यसभा में लाए, तो क्या वहाँ उसको बोलना जरूरी है कि ये मुसलमान के लिए ट्रिपल तलाक ला रहा हूँ? अरे वो है ही मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं? तो आप जो कह रहे हैं कि नाम लेने से ही काम होगा, मुसलमान सिर्फ ट्रिपल तलाक तक उलझा रहेगा? नहीं, उसके और कोई मसाइल नहीं है? मेरा नहीं डेवलपमेंट अभी आप ये ठीक कह रहे हैं। अभी पिछले जो बजट था उसमें 21,000 करोड़ वो अलग से और दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं हर जो युवा है, हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हाथ में विकास और हुनर देना चाहता हूं, यानी कि उनको विकसित करना चाहता हूं। जब उनके पास रोजगार होगा, उनके पास जब काम होगा। नहीं दी अभी तक। देखिए ऐसा है, मदरसा में क्या होता है वो आपको पता है, क्या शिक्षा दे रहे हैं वो भी पता है, किस तरह से आप क्या एजुकेशन लेवल दिए हैं जिससे कि एक भी मदरसा का युवा का रोजगार नहीं मिलता है। आनंद साहब, तो इसलिए टीचर्स को आप सैलरी देना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसी जो बात आप ही के गलत मॉडर्नाइजेशन के तहत जो होगा जो लोग आपने हायर किए उनको आप सैलरी देना बंद कर देंगे? चलिए मेरा जो गलत शिक्षा होगा उसको सुधार किया जाएगा। चलिए मदरसों में मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहती अपने मौजूद को। अच्छे एजुकेशन हो, सबको रोजगार मिले। बिल्कुल एक चीज क़यादत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरशद आज़मी साहब को मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी, फिर असद साहब आपके पास आऊंगी मैं। अरशद आज़मी साहब, आखिर ये बताइए कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है मुस्लिम अपीजमेंट की सियासत लगातार कांग्रेस करती रही। सबसे ज्यादा अगर किसी ने कोई इख्तिदार में रहा इस मुल्क में तो वो कांग्रेस थी। आप ये बताइए कि इतने सालों में आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या वो एक वोट बैंक है सिर्फ आपके लिए? और शायद अब आपके लिए भी वो धीरे धीरे वोट बैंक भी नहीं रहा है, जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत आप लगातार कर रहे हैं। नहीं बुशा जी, कांग्रेस ने कभी पक्षपात के ऊपर राजनीति नहीं करी है और कांग्रेस ने वाकई में देश के सारे वर्गों को एक साथ लेके चलिए। कभी हिंदू और मुसलमान के मुद्दे कांग्रेस ने ये हिंदू और मुसलमान राजनीति का विदाउट शुगर ग्रीन टी खुले तौर से एजेंडा है, जग जाहिर है। आप देखिए 4.5 साल से 5 साल से बैठे हुए थे और उन्होंने सवाल का जवाब दीजिए, क्या किया है वो बताइए। पिछले 60 साल में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए क्या किया वो बताइए कांग्रेस ने। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए आपने क्या किया है जरा इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जिस वक्त जुनैद को मारा गया, जिस वक्त इख्तिलाफ की मौत हुई, जिस वक्त पहलू खान को मारा गया, जिस वक्त कासिम को मारा गया, अरे आपने क्या किया वो बताइए ना। बीजेपी के ऊपर तो आपने इल्जाम लगा दिया कि वो ये ऐसा कर दिया। विषय में एक लफ्ज बोला हो या एक भी काम आप बता नहीं पा रहे। 60 साल में हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे अल्पसंख्यकों को केवल डराते हैं, धमकाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। यही तो किया है ना आपने। पर जो आप विफल हो गए हैं, जो आपने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं, आप कालाधन वापस जवाब ही नहीं है। अब केवल अरशद साहब देखिए, मैंने आपसे बहुत सिंपल आपसे सवाल पूछा है। मुस्लिम क़यादत की यहाँ पर बात हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है? इलेक्शन से पहले सिर्फ इस तरह से देखा जाए कि कहां पर मुसलमान अक्सरियत है वहां पर किसी को टिकट दे दिया जाए उसकी काबिलियत के हिसाब से, या उसके क्या मसाइल हैं, इन तमाम चीजों को दरकिनार कर दिया जाए। तो क्या सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है? और आपके लिए भी क्या वो सिर्फ एक वोट बैंक ही है? आपने किया क्या है मुसलमानों के लिए? इसका जवाब तो दीजिए। नहीं बुशा जी, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मनमोहन टेन्योर में अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से उनकी शिक्षा के लिए, उनके एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप लॉन्च की और जितने बड़े पैमाने पर उनको फॉलोअप करवाया गया, अगर उसके आंकड़े आप उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि देश का जो मुसलमान है वो कोई सिर्फ मुसलमान के लिए काम किया है। कांग्रेस ने सभी वर्गों के लिए किया है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए जो स्कीमें लॉन्च की वो उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकती है कि उन्होंने कितने बड़े पैमाने पे उनका काम किया था। ये मुद्दा नहीं लॉन्च किया है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम
करने की जो इनकी रणनीति है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने जो अपने वादे किए थे वो विफल हो चुके हैं, धरातल पर फेल हो चुके हैं। गुजरात मॉडल लाएंगे। नहीं, अभी आपने मैनिफेस्टो जारी किया है। मुझे बताइए, उस मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए अलग से आपने क्या रखा है? क्या करेंगे आप अगर आपकी सरकार बनी तो? नहीं, जब पूरे देश के विकास की बात जहाँ पे हो रही हो, जहाँ पे 72,000 रुपए सालाना देने की बात हो रही हो, वहाँ पे कोई वर्ग का अलग विशेष के लिए नहीं किया जा रहा है। ये तो पूरे देशवासियों गरीबों के लिए किया जा रहा है। इसके बीजेपी वाली राजनीति आपने जी ठीक है अरशद साहब, मैं आपके पास इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि मेरे सीधे सवाल का कोई आपके पास सीधा जवाब है ही नहीं। केवल इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये साबित हो गया। असद खान फलाही साहब, आप ये देखें कि 2014 की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 23 मुसलमान एमपीज थे जो चुनकर गए थे, और उसके बाद एक और एमपी यूपी से चुन के गई हैं जब बायपोल्स हुए थे। तो 24 आप फिलहाल मांग लें, लेकिन अगर हम 2014 की सिर्फ बात करते हैं तो 23 एमपी सिर्फ चुनकर गए थे। और सबसे बड़ा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, अगर सिर्फ उसकी बात करते हैं तो एक भी एमपी वहां से चुनकर नहीं गया था। और अब आप देखें कि कितने टिकट्स किस पार्टी ने दिए हैं, तो उसमें भी हाल बेहद बुरा है। एक पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों को अपना वोट मानती ही नहीं है कि उसके होने ना होने से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी पार्टी ऐसी है जो एक पार्टी से डराकर वो उसे सिर्फ एक वोट बैंक समझती है, उसे जागीर समझती है, उसे लगता है कि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, घूम फिरकर उसे आना हमारे ही पास है। ऐसे में बड़ी मुश्किल ये है मुसलमानों के लिए कि वो करें तो करें क्या। देखिए, अभी आपने 2014 के आंकड़े बताए बुशरा जी, मैं आपको 1980 से लेके जाता हूं। 1980 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों की क़यादत थी 49 सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर। और उसी के बाद से मुसलसल ये तादाद घटती जा रही है। 44 हुए, फिर 38 हुए, फिर 34 हुए, अब जो है 28 हुए, और उसके बाद अब 23 और 24 पे आ गए। देखिए, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों की मुल्की सतह पर कोई भी क़यादत नहीं है, क़यादत का फुकदान है। आप देखिए कि रीजनल लेवल पर अलग अलग पार्टीज है। अगर AIM की बात करें तो वो हैदराबाद तक महदूद है। आप अगर SDPI और या बदरुद्दीन अजमल साहब की बात करें तो वो आसाम तक महदूद है। यानी अलग अलग उसमें बटे हुए, इनका कोई अपनी एक पैन इंडिया लेवल पर किसी भी एक मुस्लिम नेता का नाम नहीं ले सकती हैं आप, जो मुसलमानों की क़यादत करने में मदद कर सकते। लेकिन असद साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक डिफर में ये है कि हमने ये देखा है कि लगातार आजादी के बाद से पहली लोकसभा से लेकर और अब तक हमने देखा है कि मुसलमानों ने कभी भी कि सिर्फ कोई मुसलमान है इसलिए उसे चुने, ऐसा कभी नहीं किया। हमेशा उन्होंने सेकुलर पार्टीज को अपनी क़यादत उन्होंने समझी और हमेशा वो उनके पीछे गए। अगर ऐसा होता तो AIMIM जो है उसने पता नहीं कितनी जगह इलेक्शन लड़े तो बहुत जगह कामयाब हो सकते थे, हैदराबाद तक ही सिमट कर रह गए वो। हाँ, देखिए, मैं आ रहा था, मैं उन्हीं सब बातों पे आ रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप यहाँ पे अगर मजहब के नाम पर वोट मांगेंगी तो वोट कोई भी नहीं देने वाला। और आपको मैं आज बताऊं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इतनी जो मुसलमानों की तादाद है और पूरी दुनिया से सबसे बेहतर, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ के जो दूसरे शहरी वो सेकुलर माइंडेड हैं। कुछ ताकतें हैं जो ऐसी हैं, लेकिन वो सेकुलर माइंडेड है। उसकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल इतना अच्छा है और मुसलमान यहाँ इतना अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए अगर आप मजहब के नाम पर वोट मांगेंगी तो वोट नहीं मिलने वाले। यही वजह है कि मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि आप मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगे, जितने भी हैं। अब आप जाइए, अब जहां पे अभी चंद लोगों को टिकट दिया गया है मुस्लिम, अब इस लोकसभा के अंदर आप देखिए तो मुरादाबाद, अमरोहा और इन सबसे गठबंधन के सरकार के हुए हैं। कुछ आपके बिहार जहां मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज हैं यहीं पे मिले हैं। अब इसमें क्या है कि हर पार्टी ने अपने अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए और मुस्लिम ही नुमाइंदे खड़े कर दिए। वो इसलिए खड़े किए गए कि दूसरी पार्टी जो एक कंसोलिडेट हो जाए उसका वोट, यानी आधे मुसलमान का वोट इनके पास जाएगा, आधा उनके पास जाएगा, बच गया जो बचा हुआ वोट है वो दूसरी पार्टी ले जाएगी और मिनिमम मार्जिन से थर्ड पार्टी जीत जाएगी। तो मुसलमानों के भले के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। हकीकी मानों में जो मुसलमानों का तालीमी मफाद की बात होनी चाहिए। देखिए, अभी आपने एक सवाल पूछा था इनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से, मैं आज इनसे पूछता, चूंकि ये तो 70 साल रहे और कुछ हालत नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यही बनाने वाले लोग हैं। 2006 में जब रिपोर्ट आई सामने तो उसने बता दिया कि मुसलमान जो इस जोम में था, यानी इस खुशफहमी में था कि मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे हैं और ये है, उसने एक पटे खोल के दिखा दी कि मुसलमान किस हालात में है इस वक्त। तो यही बनाने वाले थे और हालात भी यही बताने वाले मुसलमानों के। उससे पहले हमारे मरहूम
इंतकाल हो गया उनका, क्या नाम है, सैयद शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने मुस्लिम इन इंडिया के तौर पे पूरी एक चीजें बयान करी थी। तो मुसलमानों के हकीकी मफाद के लिए तो कोई भी पार्टी नहीं है, कोई मुस्लिम दोस्ती करके दिखा रहा है, कोई मुस्लिम दुश्मनी करके दिखा रहा है, कोई सेकुलर होकर बन के दिखा रहा है, लेकिन आपके पास रोड मैप क्या है? प्रधानमंत्री देखिए एक सेकंड साहब, आखिरी बहुत देर से आप बोल रहे हैं, पूरा एक रोड मैप क्या है? रोड मैप है, आप एक चीज बताइए मुझे, खाली सुन लीजिए 2 मिनट, मैंने अभी 5 मिनट आपकी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात सुन तो लीजिए जनाब, 4-5 आनंद साहब आपको ही मौका दूंगी, मैं 4-5 योजनाएं आपने शुरू करी प्रवास के नाम पर, धरातल पे क्या रिपोर्ट है? कुछ भी नहीं है। माइनॉर आप आरटीआई लगा लीजिए, मैं आरटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं स्पेकुलेशंस पे बात नहीं करता बुशरा जी, जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उस पे बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो उसने जितनी भी योजनाएं चलाई, साहब मुझे बताइए, फायदा माइनॉरिटी यानी मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप तो इतने बढ़िया विद्वान लोग हैं, ये जितने जो सड़कें बन रही है क्या वो हिंदू और मुसलमानों के लिए बन रहा है? बिजलियां जो गांव-गांव में पहुंचा दिया वो क्या हिंदू और मुसलमानों के लिए बना रहा है? एजुकेशन के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी जो आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जो 5 लाख इलाज जो है ऐसा होता तो माइनॉरिटीज के लिए अलग से स्कीम क्यों बनाई जाती? मुझे बताइए, कमजोर तबके को ऊपर लाने के लिए ऊपर लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है? इसके लिए आप प्रोग्राम्स बनाते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 क्या है? इसकी क्या जरूरत है? साहू साहब आपने सड़कों की और बिजली की और इनकी, अरे आप एक चीज बताइए, आप जिसके लिए 60 साल वोट दिए उन्होंने आपको इस खड़े आज सत्तर कमेटी की रिपोर्ट, गवर्नमेंट ये बीजेपी की करतूत है क्या? कांग्रेस के करतूत है? कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता आपका, आज भी नहीं निकलता, बिकॉज यू आर गुलाम, यू आर द स्लेवरी, आप लोग सब गुलाम है पूरा कांग्रेस के। क्यों? कांग्रेस की कौन बात कर रहे हैं? आप एक शब्द नहीं बोलते कांग्रेस के खिलाफ, अभी आप गुलामी के बारे में बताया, आपको वही कबूल है, उसके ऊपर आप निकलना ही नहीं चाहते। सारा जीवन आप कांग्रेस का गांधी करते रहिए, गुलामी करते रहिए, और सत्तर कमेटी का रिपोर्ट देखिए गरीबी क्या हालत है। अपॉर्चुनिटी थी, अरे आपको पता नहीं है, आज जो स्किल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है हमारे मुसलमान भाइयों अभी जो गैरेज में काम करते थे, जो कई छोटे काम करते थे, उनको स्किल डेवलपमेंट मिला, उनको रोजगार मिल रहा है। नहीं तो माइनॉरिटी तो आपके साथ खड़ी होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बातें मत करिए, यू डोंट बिकम कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। सॉरी, आई एम नॉट, यस यू आर ट्राइंग ऑलवेज, आई नो ट्रूथ, क्योंकि आप लोगों के दिल में ना प्रधानमंत्री जी का काम दिखाई नहीं देता है। साहू साहब ये गलत बात है, अगर कोई आपसे सवाल पूछने लगता है तो आप कांग्रेस का प्रवक्ता उसे बनाने लगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप एक आदमी बताइए जो कांग्रेस का या आपके जो मुनासिब वाला व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के जैसे रात दिन देश के लिए काम कर रहा है, हर समाज के लिए काम कर रहा है, आप वो उनकी ड्यूटी है, वो उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है जो वो काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है। मैं यहाँ पर कोई किसी को प्रेस करने के लिए कोई नहीं बैठा है, सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, आप है ना प्रेस करने के लिए। और 16 घंटे मेहनत कर रहा है कोई, तो उसका कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है सर? नहीं आ रहा है, आउटकम क्या है? क्यों हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, पीपीपी पर पर्सन परचेजिंग पावर कम हो गया आपका। ठीक है, ओके आनंद साहब, इनफ आनंद साहब। अच्छा साहब एक मिनट, मुझे कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए, बिल्कुल एक मिनट। आनंद साहब एक मिनट बात करने दीजिए। जय जयकार ही आपको पसंद है, सवाल आपको पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है जी। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब हम इन दो नेताओं की बात करते हैं, एक नेता कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट ना करें, ये उनको बताया जाता है मुसलमानों को कि उन्होंने क्या क्या किया, सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आप ना करें। दूसरे बीजेपी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का दरअसल बीजेपी में भरोसा ही नहीं है और इसीलिए हम उन्हें टिकट नहीं देते।
तो मुझे ये बताइए कि आखिर मुसलमान को किसी ने, सब लोगों ने अपनी जागीर समझा हुआ है कि एक तो कोई ये कहता है कि आप उनको वोट ना करें, भेड़ बकरी हैं कि आप जिस तरफ हाकेंगे वो हक जाएंगे, उनकी भी तो अपनी अकल, उनका अपना शऊर है कि उनको भी तो डिसाइड करना है कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। काफी देर मैं सुन रहा था सब लोगों को जी। 3-4 बातें हमें समझने की जरूरत है। एक तो बहुत गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जोश की जरूरत नहीं है, बड़ी होश की जरूरत है। बात यह है कि पहले तो 3 बातें, ये जो एक बात कही जाती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान हिंदुस्तान का तमाम सियासी पार्टियों को वोट देता है, उसकी फीसद अलग होती है। ठीक है, एक जमाना था जब मुसलमान ने कंधे पे बिठाकर बीजेपी के लोगों को वोट दिया, 1977 याद कीजिए आप। 1977 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को लोगों ने कंधे पे बिठाया और मोहर लगाई जो है हल्दर के ऊपर, जिसके अंदर जनसंघ उस वक्त की जम हो गई थी। वोट दिया लोगों ने। उसके बाद भी मुसलमान बीजेपी को वोट देते रहे, कभी 6% दिया, कभी 7% दिया, 9% दिया, पिछले इलेक्शन में 15% वोट दिया। और बीजेपी ने इस बात को माना कि 30 से 32 सीटें ऐसी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हिमायत से जीती है। इसलिए बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, अगर वो ये कहता है कि मुसलमान क्योंकि हमें वोट नहीं देते इस वजह से हम मुसलमान को टिकट नहीं देते, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसूली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये बुनियादी तौर पर तय ही नहीं किया है कि मुसलमान के साथ उसे करना क्या है। आप ये बताइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं एक नाम लेकर आपसे बात करना चाहता हूं, सैयद शाहनवाज हुसैन, भागलपुर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, आपने वो सीट जेडीएस को क्यों दे दी? बताइए मुझे आप। एक आदमी जो एक ऐसा शख्स था कि जो मुसलमानों में भी अपनी एक जमीन रखता था, पार्टी में भी अपनी एक जमीन रखता था, आरएसएस में भी अपनी एक जमीन रखता था और एक साफ सुथरी गुफ्तगू पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर करता था, आपने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। अब ये बताइए, जब आप इस तरह का अमल करेंगे तो फिर आप पे सवाल तो उठेंगे, क्वेश्चन मार्क तो आप पे लगेगा। एक बात। दूसरी चीज, नहीं मुझे अब कुछ बात करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मुसलमान को कहा जाता है ये मुसलमान का वोट बैंक है। देखिए, हमारी इस जमहूरियत में तमाम सियासी पार्टियां वोट बैंक बनाकर ही सियासत कर रही हैं। हमारे यहाँ कभी हिंदुस्तान की सियासत नहीं हुई है। अगर हिंदुस्तान की सियासत होती तो हम मुसलमान की हैसियत से ना देखे जाते, हिंदू की हैसियत से ना देखे जाते, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की हैसियत से ना देखे जाते। हमें देखा ही इस तरह से नजर जाता है, टिकट हमें इस तरह दिए जाते हैं, इलेक्शन हमें इस तरह लड़ाया जाता है। सर मुझे बात पूरी करने दीजिए। इलेक्शन हमें इस तरह से लड़ाया जाता है। तो ये अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मामला है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हिंदू 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 कर रही है। भाई मुसलमान भी करना चाहिए, हम भी तो आप ही के हैं, आप हमारे हो कि नहीं हो? ये बताओ मुझे, क्या हम आपसे अलग हैं या आप हमसे अलग हो? ये बात गलत है। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस के पास भी कोई तमगे नहीं है। कांग्रेस ने भी 60 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उस हुकूमत में जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसमें रीढ़ की हड्डी हिंदुस्तान का मुसलमान था। उस रीढ़ की हड्डी के साथ कांग्रेस ने जो अमल किया वो ये किया कि उसने अपनी ही एक कमेटी बनाकर अपने ही जरिए से हमारे हाथ में ये चीज दे दी कि देखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, 60 साल में हमने तुम्हारा वो अक्षर कर दिया कि जो उसके बाद तुम्हें अब मजीद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो है हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जो कमजोर तबका है, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है तालीमी एतबार से, सनती एतबार से, माशी एतबार से, माशरती एतबार से, हर एतबार से हमने तुमको बिल्कुल वहां लाके खड़ा कर दिया है। और आज मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जब मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखता हूं तो उस मैनिफेस्टो में सच्चर कमेटी के पर अमल दरामद का, सच्चर कमेटी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। ये आप देखिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 2004 के इलेक्शन थे, 2004 के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी थी। उस भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन की कंस्टिट्यूएंसी थी किशनगंज, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम 3 लाख उर्दू के टीचर्स रखेंगे, जो एक हिस्ट्री है। आज ये जुबान क्यों नहीं बोली जा रही?
आज इस तरह की कोई बात क्यों नहीं की जा रही है, ये एक अपने आप में एक सवाल है। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर बहस हो रही थी, और वो बहस जो है कांग्रेस के दौर में हो रही थी, तो ये दोनों के दोनों नुमाइंदे उस अक़लियती किरदार के हक में खड़े हुए थे। आज सूरत हाल ये है कि आज हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक एफिडेविट देती है उस अक़लियती किरदार के खिलाफ जो है। तो ये जो तजाद पैदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की अपने अंदर ये चीजें पैदा हो रही है। जाहिर सी बात है हिंदू मुसलमान करके सिर्फ जो है बांटने की सियासत की जा रही है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने भाई ने कश्मीर का जिक्र किया था, कश्मीर के हवाले से आप मुझे बताइए, क्या मैं अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति में सवाल उठाऊं? इस देश के अंदर कौन सा वो आदमी है, मुझे नाम बताइए जो उसके ऊपर सवालिया निशान लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो कश्मीर के अंदर तमाम स्टेक होल्डर से बात करते हैं, तो आज वही पार्टी जो है वो ये क्यों कहती है हम तमाम स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे? आज वो चीज एंटी नेशनल कैसे हो सकती है? जो काम कल अटल बिहारी वाजपेयी ने किए, जो काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किए, वो एंटी नेशनल नहीं हो सकते वो काम जो है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, मेरा न बीजेपी से ताल्लुक है न कांग्रेस से ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को भी अपने होश के नाखून लेने चाहिए, उसकी पॉलिसी भी गलत है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ रास्ते और पुल बनाने की कोशिश की थी, उन पुल की तरफ आपको वापस आने की जरूरत है। और आप समझ लीजिए हिंदुस्तान अगर इस तरह से चलाया जाएगा, आखिरी जुमला कह दूं बुशरा, कि अगर हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान के नाम पर चलाया जाएगा, तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं, ये वो जुबान है जो पार्टीशन से पहले की जाती थी, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ। अब हिंदुस्तान इस मुल्क को किसी भी कीमत पर, किसी भी बुनियाद पर तकसीम नहीं होने देगा। जी चलिए, और मैं इस पर लौटूंगी डिबेट पर अपनी, लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आजमगढ़ से बीजेपी ने भोजपुरी स्टार निरुआ को टिकट दे दिया है। किरीट सोमैया को मौका नहीं दिया गया है और आजमगढ़ से अखिलेश से उनका मुकाबला होगा, और मैनपुरी से प्रेम सिंह उम्मीदवार होंगे और मुलायम से उनका मुकाबला होगा। तो इस वक्त की ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार सीटों का बंटवारा हो रहा है, टिकट दिए जा रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ जो सियासी लिहाज से बेहद अहम है, और उसकी अहमियत आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव खुद वहां से लड़ रहे हैं। आजमगढ़ से बीजेपी ने भोजपुरी जो स्टार है निरुआ, उनको टिकट दिया है, और किरीट सोमैया जो है उनको मौका नहीं दिया गया है। और मैनपुरी से प्रेम सिंह उम्मीदवार होंगे और मुलायम से उनका सीधा मुकाबला होगा। चलिए डिबेट पर लौटते हैं, और मैं डिबेट में अरशद आजमी साहब को शामिल करूंगी एक बार फिर आपके पास लौटूंगी मैं। अरशद आजमी साहब, मुझे बताइए कि सचर कमेटी आपने बनाई, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आपकी तरफ से बनाई गई। सचर कमेटी के जरिए हमें पता चला कि मुसलमानों की हालत ये है कि वो इस मकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि वो SC ST से भी पीछे हैं, और हर तरीके से माशी एतबार से भी, तालीमी एतबार से भी उनके क्या हालात हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां तक पहुंचाने का काम किसने किया मुसलमानों को? क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपने कुर्सी संभाली है, आपने हुकूमत की है हिंदुस्तान में, तो सवाल भी तो सबसे ज्यादा आपसे ही पूछे जाएंगे। या फिर आप 5 साल का हिसाब तो मांगेंगे बीजेपी से, अपने 55 साल का 60 साल का हिसाब नहीं देंगे? नहीं बुशरा जी, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस से ये सवाल जरूर किए जाएंगे, और कांग्रेस से सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार कराई थी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार करा करके उन सारे आंकड़ों को देखा था कि मुसलमानों के जो माशी हालात या मुसलमानों के जो एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड मुसलमानों के जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। और अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि मनमोहन सिंह के जो सेकंड टेन्योर में सच्चर कमेटी रिपोर्ट के ऊपर जो अमल दरामद किए गए, सिर्फ 2 सिफारिशात को छोड़कर बाकी सारी सिफारिशात पे जो अमल दरामद किए गए, वो पूरे तरीके से कांग्रेस उसको जागरूकता नहीं दिला पाई, माइनॉरिटी तक पहुंचा नहीं पाई। सिर्फ इस बात को कि एजुकेशनल जो फंडिंग थी माइनॉरिटी की, वो इतनी बड़ी तादाद में इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ, चाहे वो प्री मेडिकल प्री पोस्ट हो, चाहे प्री छात्रों के लिए हो, लेकिन सबकी जो इतनी बड़ी योजनाएं। मेरे पास एक और अरशद साहब इससे जुड़ा हुआ सवाल है, मैं इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है। मैं आपके पास जी हमारे तो बढ़ाया जी आपके पास मैं लौटूंगी। असद साहब, मुझे बताइए कि सिर्फ 2 ही तरह की हम सियासत देखते हैं,
एक तरफ डराया जाता है, दूसरी तरफ उन्हें बेचारा बनाया जाता है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं मुसलमानों के वो उठाए ही नहीं जाते हैं। एक तरफ उन्हें इतना डरा दिया जाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो फिर से कांग्रेस को चुने या दूसरी ऐसी जमातों को चुने जो उन्हें धोखा दे चुकी हैं। और ऐसे में उन्हें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। सवाल ये उठता है कि ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह से वोट बैंक बनने से बचे मुसलमान। मैं यही बात कहने वाला था कि देखिए, डराने की और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो पूरी दुनिया में होती रही है और यही बात है हिंदुस्तान में भी, खास करके कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से डराया गया और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से डराया गया। देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके बहुत नाजरीन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। अपने हिस्से के सूरज खुद जलाने होंगे, मांगे हुए सूरज से उजाला नहीं होने वाला। सरकार अगर आपको नहीं दे रही है तो हम तालीमी मैदान में खुद आगे आए, जहां जहां हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में बना सकते हैं, खुद स्कूल में, वहां स्कूल बना के दें। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो, अगर आप देखिए, फेलियर पे बारहा बात होती जाएगी। मैं पूरी डायरी में इतने कोट करके दिखा सकता हूं कि इन्होंने स्कीम्स तो बहुत बनाई, सबने बनाई, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, सिर्फ जबानी जमा खर्च हुआ है। तो उससे क्या फायदा? उससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ इन्होंने डरा डरा के इंसान को कि तुम्हारी जान, माल, इज्जत व आबरू पे खतरा हो जाएगी अगर ये सरकार आ गई, और उन्होंने उनको चेहरा बना के दिखाया कि अगर ये आ गए तो तुम्हारे घरों में घुस के मारेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे। और कमो बेश थोड़ा बहुत सभी ने किया ही है। जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में देखा जाए तो हकीकत में ये मुस्लिम खानदानों को डैमेज करने के लिए, मजरूह करने की कोशिश की गई है। इसमें कोई मुस्लिम औरत को एम्पावर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी फाइनेंशियल प्रोविजन है ही नहीं उस औरत के लिए जो ट्रिपल तलाक की विक्टिम होती है। तो क्या पर्पज है आपका फिर इसका? जब आपने एक कानून बनाया, उस कानून के अंदर आप चाहते थे कि वो जो ट्रिपल तलाक की विक्टिम हो वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाए, उसका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। वी हैव ऑलरेडी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में शावानो वाले केस के अंदर आपने उसको भी उसमें भी देख लीजिए, कुछ नहीं। तो ये बुनियादी पर्पस ये था कि इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खानदान को बर्बाद किया जाए, इसलिए ये कानून लाया गया। इसलिए नहीं लाया गया कि मुस्लिम औरतों को एम्पावर किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। अगर यही करना था तो आप मुस्लिम औरतों को कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं आप पढ़ाई में बता दीजिए, नौकरी में मत दीजिए, आप सिर्फ तालीम में रिजर्वेशन दे दीजिए कि मुस्लिम औरतें जितनी हैं, लड़कियां हैं, उनको इतना रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप बताइए, आप तब एम्पावर मानते कि आपका एम्पावरमेंट हो रहा है। आपके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सिर्फ जबानी मैनिफेस्टो के अंदर, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर हर पार्टीज अपनी अपनी बताती है कि हम ये करेंगे और होता कुछ नहीं, और गवर्नमेंट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। बिल्कुल, एक तरफ ये किया जा रहा है, मुसलमान का नाम लाकर सामने डराया जा रहा है लोगों को, और पहली बार ऐसा है जब ये बताया जा रहा है दरअसल कि हिंदू किस तरह से खतरे में है मुसलमानों का नाम लेकर। तो इस तरह की सियासत करने की कोशिश की जा रही है और लगातार रैलियों से इस तरह की बातें की जा रही है। आखिरी लाइन है, पूरी दुनिया के अंदर माइनॉरिटी को डर होता है मेजॉरिटी से, और हिंदुस्तान की मीडिया और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ने कमाल कर दिया कि यहां का ये परसेप्शन ही चेंज कर दिया कि मेजॉरिटी को डर लगने लगा है माइनॉरिटी से। लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर निशाने पे मुसलमान क्यों है? कोई डराकर मुसलमानों की वोट हासिल करना चाहता है, कोई अपीजमेंट करके वोट हासिल करना चाहता है, कोई उन्हें बेचारा बेयारो मददगार दिखाता है, लेकिन उनके इश्यूज की बात कोई नहीं करता। कोई ये बताता है उन्हें कि आप दरअसल बीजेपी को वोट ना करें, कोई बताता है कि आप कांग्रेस को वोट करें, कोई ये बताने की कोशिश करता है कि दरअसल वो भरोसा ही नहीं करते हैं मुसलमान हमारी पार्टी पे, इसलिए हम टिकट नहीं देते। सबके पास अपने अपने एजेंडे और रीजंस मौजूद हैं। इन सब के बीच मुसलमान कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है और वो एक तरह से एक डिलेमा में है कि वो क्या करे। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद साहू साहब जी, मुझे बताइए कि हिंदू मुसलमान करके और मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डराकर आखिर कब तक सियासत की जाएगी? ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा होगा जब ये लगातार बताया जा रहा है कि हिंदू कितने खतरे में हैं और मुसलमानों का नाम बार बार लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए बुशरा जी, मुझे लगता है राजनीतिक दलों में जो जिस प्रकार की एक होड़ लगी है, ये एक बड़ा कारण है। इस प्रकार का जो लोगों को गुमराह करने का ये सब चलता है राजनीति में, और ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं, इसका इल्जाम तो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी पे ही लगता है। वो तो इल्जाम तो सब लगाते, लेकिन किसने शुरू किया है ये सारा जो खेल है? आज क्षेत्रवाद,
जातिवाद, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, ये आजादी के पहले तो था नहीं है। आजादी के पहले तो हमारे, आज भी आजादी के बाद भी कई दशकों तक, आज भी हमें याद है हमारे गांव में अभी भी, आज भी इस गांव, हमारे गांव में अगर हिंदू मुस्लिम जो हैं तो हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। वो तो ठीक है, वो तो नहीं चलता है। आनंद साहब, ये तो हमारे मुल्क की रवायत है, लेकिन इस बिना पर आप टिकट तो नहीं देते ना, सियासी नुमाइंदगी तो आप नहीं करते ना उनकी। अभी वो कह रहे थे कि क्यों ये ट्रिपल तलाक से मुसलमानों की क्या बहुत अच्छी हो जाएगी। खुदा न करे कि उनके बहनों पे कभी इस तरह का अत्याचार हुआ हो या हो, अगर होता है तो वो बहनें माताएं, उनको पता होता है कि ट्रिपल तलाक का क्या होता है। 150 से ज्यादा, कम से कम 100 देश करीब वैसे होंगे जहां पर ये ट्रिपल तलाक को ऑलरेडी समाप्त कर दिया है। देखिए, इसको आपने बहुत सेल कर दिया, इसको आपने बहुत सेल कर लिया। आपने मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक में बहुत आपने सेल कर लिया इसे। इट्स इनफ। आपने वोट भी, आपने इसको वोट भी ले लिया। मुझे जी देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं आज बता रहा हूँ मुल्क के लिए, कोई भी समाज का, आज आप देखिए, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, अगर कहीं भी आप देखेंगे, अगर उस राज्य का विकास जब हुआ है, जब वहां के जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, आप वहां जाइए। उषा जी, आप कितने बार गए हैं नहीं मालूम है। मैं पूरे भारत की लगभग रोड से, हवाई जहाज से, ट्रेन से पूरी यात्रा कर चुका हूं, और विदेश में भी करीब अभी 35 देश जाके आया हूं। और आपका ये डिबेट भी मैं देखता हूं, कई देशों में भी रहता हूं, तो अच्छा लगता है, आपको बधाई देता हूं इसके लिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है, जब तक आप लीडरशिप नहीं देंगे, गांव का एक समाज का कोई भी जो मुस्लिम भाई है, वो शिक्षा लेके जो अच्छा टैलेंटेड है, मुस्लिम लीडरशिप को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। आनंद साहब, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। जो नौकरी लेने के लिए पढ़ाई किया और बहुत टैलेंटेड है, ऐसे जो अच्छे थिंक टैंक हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, दे शुड कम इन द पॉलिटिक्स। जब वो आएंगे तो मैं बता रहा हूं, चाहे वो कोई भी दल होगा, उनको मजबूरन उनको टिकट भी देना होगा, और वो लोग जब जीत के आएंगे तो भारत का विकास हो और समाज का विकास से कोई रोक नहीं सकता। होता ये है, जो गुंडे मवाली 50 केस लगे हुए हैं, वो डरा धमका के वो भाषण देता है, वो टिकट ले लेता है, निर्दलीय वो तो सबके साथ है, जीत के आ जाता है। वो तो आनंद साहब, वो तो सबके साथ है, वो तो सारी पार्टीज के साथ है। वो आप ये देखें, वो हर मजहब के कैंडिडेट के साथ है, वो तमाम पार्टीज के साथ है। 50 ऐसे नेता का नाम अभी गिना सकता हूँ उसरा जी, जो पढ़े लिखे हैं। आज देखिए, सुरेश प्रभु जी हैं, आज उनको देखिए, आप कोई विषय दीजिए मुस्लिम के रिफॉर्म के लिए, आप बताइए, कोई पॉलिसी रिफॉर्म बताइए, जो काम करने का बारे में बताइए, इमीडिएट वो करके देते हैं। नितिन गडकरी जी हैं, तुरंत काम करके देते हैं। पीयूष गोयल जी हैं, एक्शन में रहते हैं, एक पूरे रात दिन मेहनत करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने क्यों रखा उनको? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी को पता है ये लोग एक्शन के लोग हैं। ये मुस्लिम, हिंदू और ये सब इनके मुंह से कभी सुने हैं क्या आप? प्रधानमंत्री जी के नाम मुंह से भी नहीं सुने, ना नितिन गडकरी जी, ना ये हमारे जो, मेरा ये कहना, कोई एक एमपी बोल देता है, उसको आप लोग रात दिन डिबेट करते हैं। अरे आप और आप के, और सबसे बड़े स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो करते हैं, तो आप उनको कभी नहीं करते। योगी आदित्यनाथ को आप भूल जाएंगे आप? आदित्यनाथ जी के यहाँ आप जो उनका नाम ले रहे हैं, उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है और हिंदू में सौहार्द रहता है, कोई दंगा नहीं होता है। आप पता नहीं कहाँ की आप बात कर रहे हैं। चलिए आनंद साहब, दिस इज नॉट द इशू व्हिच आई एम डिस्कसिंग टुडे। मैं आपके पास लौट रही हूँ जी। और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी दल के। अरशद आजमी साहब, मुझे बताइए कि आपने अभी मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है जी, कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो निकले। आज एक चीज मैं कह के जाता हूं आपके टीवी चैनल से, मैं कहता हूं कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन जब तक वो उनके समाज से, कौम से बढ़िया लीडरशिप नहीं होगा, डेवलपमेंट जो मेरे पास वक्त की कमी है। 2 सवाल, एक सवाल ख्वाजा इफ्तिखार साहब से और एक सवाल मैं अरशद आजमी साहब से पूछना चाहता हूँ जी। ठीक है, पता है। ओके आनंद साहब, लेट मी गिव अदर्स जी। 24 साल टाइम लगाया है इसमें। ओके,
अरशद आदमी साहब, मुझे बताइए कि आपका मैनिफेस्टो आया है और जिसमें आपने बड़े बड़े वादे दावे किए हैं और ये कहा है कि आपने सबका इसमें ख्याल रखा है, आपने किसानों की बात की है, बेरोजगारों की बात की है, आपने सबकी इसमें बात, किसानों की बात की है, आपने और तमाम चीजों को, जम्मू कश्मीर को आपने सेंटर में रखा है, तमाम चीजें की हैं, लेकिन मुसलमानों की बात आपने क्यों नहीं की है? मुसलमानों के आपने ये क्यों नहीं कहा कि सच्चा कमेटी की जो सिफारिशें आई थी और उसमें जो काम हमारे अधूरे रह गए थे, जो हम नहीं कर पाए थे, वो इस बार अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम उसको पूरा करेंगे? या फिर सियासी तौर पर मुसलमान आपके लिए भी अब अछूत हो गया है, उसकी बात करना अब आपको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो उस नाम तक का इस्तेमाल नहीं किया गया? नहीं बुशा जी, देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हम लोग चुप होकर सुन रहे थे सारी बातें, लेकिन सुनने का साहस इन लोगों के अंदर चूंकि है नहीं। इन लोगों की जो पुरानी आदत है कि हमसे सवाल ना करो, सिर्फ हमारी बात सुनो। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ये जिस तरीके से अभी बात कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। अरशद साहब छोड़िए, उन्होंने अपनी बात कह दी, आप उनका जवाब, मैं उनसे सवाल जवाब कर लूंगी, आप अपने मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी किया है वो सभी वर्गों के लिए किया है, वो से किसी वर्ग का नाम लेकर नहीं कर सकती। आप तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। बीजेपी भी तो यही कहती है कि अगर रोड बन रहे हैं तो क्या हम उसे हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, अगर हम कारोबार दे रहे हैं तो क्या हम उसे हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, अगर हम नौकरियां दे रहे हैं तो क्या हम उसे हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं? आप भी वही बात कर रहे हैं। देखिए बुशा जी, आपको अगर याद हो, मनमोहन सरकार में जब ये बात तय हुई थी कि मुसलमानों को उनके पिछड़ेपन के आधार पे मंडल कमीशन के तहत जब रिजर्वेशन 4 देने की बात आई थी, 4.5%, तो कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी गई थी कोर्ट में इसको रोकने के लिए। ये मुसलमानों के हक में कहीं थे, इन्होंने कभी होने नहीं दिया। इसलिए कोई चीज मुसलमानों के नाम पे की भी नहीं जाती है। ये सीधा प्रहार करते हैं। झूठ बोलने से कुछ मिलेगा नहीं। आप ठीक है, ओके। मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स, आई हैव ओनली 2 मिनट्स नाउ। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आप तमाम सियासी पार्टियों को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आपने सुना, कांग्रेस को भी आपने सुन लिया और आपने बीजेपी को भी सुन लिया है, 2 सबसे बड़ी नेशनल पार्टीज को आपने सुना। दोनों के लिए फिलहाल मुसलमान सियासी अछूत बने हुए हैं। टिकट सिर्फ वहां दिए जाते हैं, एक मिनट आनंद साहब, टिकट सिर्फ वहां पर दिए जाते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि शॉर्ट वो यहां से जीत जाएंगे, या फिर उनके मुकाबले किसी और खड़ा किया गया तो कोई वही नहीं होगा। और शायद बीजेपी के लिए तो उतना भी नहीं बचा हुआ है कि वो सिर्फ उन जगहों पर उन्हें टिकट दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल जैसी या कुछ ऐसे स्टेट्स में जहां पर उनकी बेहद मजबूरी है। अदरवाइज इस बार अगर हम कांग्रेस को भी देखें तो कहीं मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं किया गया, उनकी कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि उनको सीधे तौर पर लग रहा है कि अगर मुसलमानों की बात की गई तो उनके लिए सियासी नुकसान होगा। इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है, मंदिर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के कोई इश्यूज उठाए ही नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस की सूरत हाल ये है कि कांग्रेस और तमाम इस मुल्क की सेकुलर सियासी पार्टियां, सेकुलर के दोनों तरफ को मैं लगाना चाहूंगा, वो ये मानकर चलती हैं और मानकर चल रही हैं कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, ये तो मेरी दाईं जेब में पड़ा हुआ है, जागीर है हमारी, इसको तो मैं बिल्कुल एकदम से हाशिए पे कर दूं, क्योंकि ये दूसरी तरफ तो जाएगा नहीं, लिहाजा ये तो मेरा पक्का वोट है। तो अब इस वजह से मुसलमान को उन तमाम सेकुलर सियासी पार्टी ने, जिसमें वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, एक तरह से तलाक दे दी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं थोड़ा सा मवाजना करना चाहता हूं या बीजेपी और कांग्रेस का, क्योंकि दोनों के नुमाइंदे आपके पास थे जी। भाई, जो इदारे कांग्रेस ने बनाए थे वो भाजपा ने कौन सा इदारा बंद कर दिया? जो स्कॉलरशिप आपके जमाने में चल रहे थे वो कौन सा स्कॉलरशिप बंद कर दिया? भाई, जिस धरने पे हिंदुस्तान आपके जमाने में चल रहा था उस धरने पे आज भी चल रहा है। रहा मसला इस बात का कि भाई लिंचिंग हुई, लिंचिंग गलत हुई, इससे किसी को इनकार नहीं, उसका कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहते, लेकिन मुझे बताइए हजारों फसादात किसके जमाने में हुए? हजारों फसादात किसके जमाने में हुए? ये भागलपुर किसके जमाने में हुआ? अरे आपने तो हजारों मारे भाई, आपने नीली के अंदर 3000 एक दिन में मारे। आप मुझे बताइए, तो जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं आपसे अरशद आदमी साहब, कि मुझे ये बताइए, मुझे सोनिया गांधी ये बताएं, मुझे राहुल गांधी ये बताएं कि इस मर्तबा आपने कौन सा ऐसा कदम बढ़ाया हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरक्की और फलाह के हवाले से, जिसकी वजह से मैं आपके बारे में ये सोचूं और मैं ये महसूस करूं कि मैंने जिसको 60 साल इख्तिदार की कुर्सी दी उसने मुझे कहीं तो रखा होता।
जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मैंने बीजेपी से पहले शिकायत की, मैंने बीजेपी से कहा कि देखिए आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी और आप ही के पार्टी के जो बड़े कदावर लोग थे उनकी सियासत कुछ और थी, आप अपनी उस सियासत की तरफ जाइए और हिंदुस्तान के मुसलमान को नजरअंदाज करके, चाहे भाजपा हो लेकिन कांग्रेस हो, अब बिल्कुल नहीं लग रहा कि बीजेपी उस सियासत पे कहीं से लौटेगी, बल्कि मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं तक को डराया जा रहा है और इस तरह से डराया जा रहा है ताकि हिंदुओं को कंसोलिडेट किया जा सके और फायदा पहुंचाया जा सके। आई एम सॉरी आनंद साहू साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया जी। और लेकिन खूब मुसलमानों को अलग अलग जगहों पर मुसलमानों को लिंच किया गया, वो भी इसी में आता है। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल मुसलमानों की कंडीशन जिस तरह की वो किससे छिपी नहीं है। एक पार्टी उन्हें जागीर समझती है अपना, उनका ये मानना है कि उनके साथ कुछ भी किया जाए मुसलमान जाएगा कहां, और दूसरे के लिए तो वो वोट की तरह भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे में मुसलमानों को तय करना है कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना है। 11 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है, सोच समझकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करिएगा। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही।